नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन लेकर आते हैं कुछ खेती किसानी से संबंधित ऐसे विषय जिससे कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके और साथ ही साथ जो है आप इसमें लाभ कमा सकें। तो आइए आपको बता देते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज हम हेलो किसान में बात करने वाले हैं सरसों में समसामयिक कार्य की, और साथ ही हम बात करेंगे सर्दियों में फूलों की संरक्षित खेती की। और उन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060, 1800-113061। ये नंबर बिल्कुल निःशुल्क है। जब भी आप इस पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर ही आप अपना प्रश्न हमसे पूछेंगे तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आपकी समस्या का अच्छी तरह से समाधान भी कर पाएंगे। आपका आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम इनसे ज़्यादा जानकारी हासिल करने वाले हैं सरसों में समसामयिक कार्यों के बारे में। और आइए हम स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर वाई.सी. गुप्ता जी का भी, जो कि हमें सर्दियों में किस तरह से आपने करनी है संरक्षित फूलों की खेती, इसके बारे में बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आइए अपने कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे किसान हैं जो सरसों की खेती करते हैं, कितना आर्थिक लाभ जो है वो इससे प्राप्त कर पाते हैं? देखिए ज्योत्सना जी, अगर तिलहन फसलों की बात करें तो रबी ऋतु में जो राई सरसों है ये एक प्रमुख तिलहन फसल है। संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई जाती है और इसके तेल को सारे ही भारत देश में बहुत पसंद किया जाता है। तो बहुत इसका अगर अपन आर्थिक महत्व की बात करें तो इसके साथ ही जो और फसलें हैं, मान लीजिए आप गेहूँ लेते हैं रबी में या चना लेते हैं, तो इन फसलों या आलू मान लीजिए, तो इन फसलों के कंपैरिजन में इनकी तुलना में एक तो सरसों में लागत बहुत कम है। अगर आप कुल बीज की बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए करीब 4 से 5 किलोग्राम बीज चाहिए। कुल पानी की बात करें तो गेहूं में जहां 6 पानी लगते हैं, सरसों में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी। तो इस तरह से अगर आप लाभ लागत अनुपात की जहां पर बात करते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर सरसों के अंदर कीट और रोगों का प्रकोप भी अन्य जो फसलें हैं उसके साथ की उनके तुलना में कम देखा गया है। तो लाभ लागत अनुपात और रबी फसलों की तुलना में सरसों में बहुत अच्छा है। और इसका जहाँ पर जो समर्थन मूल्य की बात है वो भी बढ़ रहा है। सरकार का तिलहन उत्पादन के प्रति रुझान भी है, कई सारी स्कीम्स हैं। और उस एक जो सबसे अच्छी बात है सरसों के साथ में वो ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ या इसका भंडारण का जो समय है वो बहुत अच्छा है। आप उसको आराम से 2-3 साल तक भी आप इंतजार कर सकते हैं। ज़्यादा कीट रोग, इसमें जो भंडारण वाले कीट रोग हैं वो भी नहीं लगते। बाजार भाव अच्छा होने तक आप इंतजार करके तब आप इसको बेचें। तो और फसलों की तुलना में सरसों में जो लाभ है वो बहुत अधिक है। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए आपको बता देते हैं कि इस विषय पर जो चर्चा है वो जारी रहेगी, लेकिन पहले देखते हैं इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। इस समय खेतों में सरसों की फसल लगी हुई है। ठंड को देखते हुए इस समय सरसों की फसल में समसामयिक कार्य करना जरूरी है। सरसों की फसल में सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं। अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो 50 से 60 दिनों की अवस्था पर कर दें। 2 सिंचाई उपलब्ध होने की अवस्था में पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों बाद और दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिनों बाद करें। अगर 3 सिंचाई उपलब्ध हैं तो पहली सिंचाई 30 से 35 दिनों बाद व अन्य 2 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करें। फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 20 से 25 दिनों में एक बार निराई गुड़ाई करना जरूरी है। ये देखा गया है कि इस निराई के बाद सरसों की फसल अच्छी तरह और जल्दी बढ़ती है। सरसों में माहू का प्रकोप जनवरी में बादल वाले मौसम में अधिक होता है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। इसके अलावा फसल में झुलसा रोग का प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। सरसों के पत्ते में धब्बा रोग की रोकथाम के लिए बोने से पहले बीज का उपचार बाविस्टीन या थिरम दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की बीज दर से करें।
तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और आइए आपको बता देते हैं कि हम आज खास तौर से बात करने वाले हैं किस तरह से सरसों में आपने करने हैं समसामयिक कार्य, और इस विषय पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि आज हम आपसे बात करने वाले हैं किस तरह से सर्दियों में आपने जो है वो संरक्षित तरीके से फूलों की खेती कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब इस सर्दियों के मौसम में कौन कौन से अच्छे ऐसे फूल हैं जिनकी खेती कर सकते हैं हमारे किसान, कौन से ऐसे फूल हैं जिनका चयन कर सकते हैं? जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती या पॉली हाउस में फूलों की खेती, एक ही मतलब है। डॉक्टर गुप्ता, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हम तक आपकी आवाज़ जो है वो साफ नहीं सुनाई दे रही है और एक बार फिर हम आपके पास वापस ज़रूर लौटेंगे। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, अभी हमने ये खास रिपोर्ट देखी और क्या आप बताना चाहेंगे आज कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनको हम छुएंगे अपने आज के कार्यक्रम में? देखिए ज्योत्सना जी, समसामयिक जो आपके कार्यक्रम है उनकी बात हम सरसों में कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे 15 से लेके 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई हम शुरू कर देते हैं। तो अभी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इसकी बुआई होती है। नवंबर के जो प्रथम सप्ताह है तो वहां तक इसकी बुआई संभव है कई क्षेत्रों में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी करीब 80 दिन के आसपास की हमारी सरसों की फसल है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, अब जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कुछ रोग हैं, कुछ कीट हैं। अभी देख रहे हैं जैसे उत्तरी मैदानी क्षेत्र जितने भी हैं उन सभी में जैसे बादल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है। तो इसमें जो आपके फफूंद जनित जितने भी रोग हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कीटों में जैसे माहू का जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में भी किया, तो वो एक बहुत प्रमुख समस्या है। उसके अलावा अभी जैसे पिछले हफ्ते से तापमान में जो बिल्कुल गिरावट आई है, तो उन परिस्थितियों में कभी कभी पाला पड़ने की भी संभावना रहती है। तो ये 3-4 मुख्य बातें हैं। बाकी अगर शुरू से ही आप समसामयिक कार्यक्रमों की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई, ये सभी जरूरी है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं अभी भी हैं जो हम अभी भी कर सकते हैं जिससे हमारे उत्पादन अच्छा हो और यहाँ तक कि तेल की मात्रा भी अच्छी हो। इस तरह का भी कुछ आपको प्रबंधन करना चाहिए। तो अभी भी ये समय है जहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं का ध्यान रख के अपनी उपज को सरसों में और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम बिंदु जो हैं वो हम अपने आज के कार्यक्रम में छुएंगे इस विषय के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कौन कौन से समसामयिक कार्य आपने सरसों में करने हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं फिर से यही जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे अच्छे फूल हैं जिनकी खेती करके, व्यावसायिक खेती की अगर हम बात करें करके, तो हमारे किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं? पॉली हाउस में जो फूल लगाए जाने वाले हैं, सबसे पहले गुलाब, कार्नेशन, लिलियम जी और गुलदाउदी इत्यादि इत्यादि है, और जरबेरा जो कि हमारे मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और किसान भाई इससे काफी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष जो पिछला वर्ष हमारा गया उसमें कुछ कोरोना करके किसान भाइयों को घाटा हुआ, लेकिन जैसे ही अक्टूबर महीने के बाद फिर से फूलों के रेट बढ़ गए और अब किसान भाई इस बिजनेस में खूब पैसा कमा रहे हैं। और क्योंकि 1 साल का टाइम मिल गया तो अब उन्होंने जो कुछ गलतियां हुई है बीच में उसको ठीक करके आगे नई नई तरह से जैसे पॉली हाउस में कैसे खेती करें, कब करें, कहाँ डिमांड होगी, कौन सी वैरायटी लगाए, और सर्दियों में विशेषकर जैसे आजकल आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो है कई जगह माइनस तक चला गया है, जबकि आइडियल टेम्परेचर जो है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और दिन में कई बार लाइट की मात्रा भी कम हो जाती है और आर्द्रता भी कम हो जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं तो एक वैज्ञानिक विधि से हम कैसे खेती करें जिसके कारण से हम किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। और ये पॉली हाउस में जो खेती होती है इसमें किसान भाइयों को, मेरे पास बहुत उदाहरण है जिनमें 500 स्क्वायर मीटर में किसान भाइयों ने 2 लाख से 2.5 लाख की शुद्ध आय कार्नेशन में प्राप्त की है। क्योंकि मैं हिमाचल में डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री डॉनी में कार्यरत हूँ और फूलों का कार्य देखता था। मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में डीन हूँ। लेकिन किसान भाइयों का अब पूरे भारतवर्ष में थुनाग एक जगह है मंडी जिले में जहाँ कार्नेशन की खेती सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि आजकल यहाँ टेम्परेचर -4 है। तो उससे किसान भाइयों को कुछ मुश्किल तो होती है, उसको कैसे ठीक किया जाए। और इसी तरह मैदानी इलाकों में केवल दक्षिणी भारत में टेम्परेचर ठीक रहता है आजकल। तो ये सारे फैक्टर रहेंगे मैम जिसके कारण हम किसान भाइयों को
ये बताएं कि फूलों की खेती का लगाने का समय क्या है, कब कहाँ डिमांड होती है, कब कब सर्दियों में या गर्मियों में कौन कौन सी बीमारियां या कीड़े मकोड़े आएंगे जी। और पोस्ट हार्वेस्ट के द्वारा कैसे उनका रख रखाव रखा जाए। बिल्कुल, तो इन तमाम जो ये बिंदु हैं इन पर हम जरूर डॉक्टर गुप्ता आपके साथ चर्चा करेंगे। और पहले आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। रंग बिरंगे फूल न सिर्फ हमारे मन को प्रसन्न रखते हैं बल्कि किसानों की आमदनी का जरिया भी बनते हैं। देश में काफी संख्या में किसान फूलों की खेती करते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान फूलों की संरक्षित खेती भी कर सकते हैं। फूलों की संरक्षित खेती कृषि का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है, जिसके तहत पौधों को विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अधिक बरसात और ओलों आदि से पौधों का बचाव किया जाता है। संरक्षित खेती में पौधों को दिया जाने वाला संरक्षण उनकी बढ़वार में मददगार होता है। संरक्षित खेती करके फूलों की अच्छी गुणवत्ता वाली और ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। संरक्षित खेती के तहत कई कृत्रिम संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, जैसे पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल आदि। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, वायु का बहाव, प्रकाश की तीव्रता और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधे की बढ़वार में सहायक सभी अनुकूल परिस्थितियां दी जाती हैं। इस समय कई तरह के फूल लगाए जा सकते हैं। गुलाब और गेंदे की कुछ किस्मों को इस समय लगाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में जो फूल होते हैं उनमें डेलिया, गजेनिया, पिट्यूनिया, आइस फ्लोबर, बेगोनिया टोरेनिया, वंडरलैंड, पेंसी, ग्लोक्सिनिया और स्टॉक सिंड्रेरा आदि शामिल हैं। वैसे तो फूलों की खेती खुले में की जा सकती है, लेकिन बेहतर व्यावसायिक खेती के लिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती करके फूल लगाना बेहतर रहता है। तो अभी आपने देखी है खास रिपोर्ट और जिसमें आपने जाना कि कौन कौन से ऐसे फूल हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं, और इन तमाम बातों पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आज हम किन विषयों पर खास तौर से बातचीत कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से समसामयिक कार्य आपने सरसों में करने हैं और किस तरह से सर्दियों के मौसम में आप फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060 और 61 नंबर बिल्कुल आपके लिए फ्री है। जब भी आप इस पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन, जब भी फोन करें अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, बिल्कुल मंदा रखें, और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो हमारे विशेषज्ञों तक, जैसे कि कपिला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, आपके प्रश्नों का सही तरह से उत्तर दे पाएंगे। आइए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, समसामयिक कार्यों का इस वक्त समय चल रहा है और हमारे कई किसान ऐसे हैं जो कि सरसों की खेती करते हैं, क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे इस वक्त? आप उन्हें कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें कीटों के संबंध में, कौन कौन से कीट लगते हैं इस वक्त और कैसे उनका नियंत्रण करें? बिल्कुल, जो सरसों का एक प्रमुख कीट है जिसको हम माहू कहते हैं, इसको एफिड भी कहा जाता है, तेला भी कई जगह पर कहते हैं, और आपने देखा भी होगा कि पीले रंग के प्रति ये बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और ये जो है सकिंग पेस्ट है, मतलब ये चूसते हैं, चूसक कीट हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी जो परिस्थिति है उसमें फूल से फली बनना शुरू हुई है, और फली जहाँ बनी है वहाँ दाना भरना शुरू हुआ है। तो फूलों से इसी परिस्थिति में वो खूब एक झुंड के झुंड में आपको दिखाई देंगे इन्फ्लोरेसेंस में, तो वो उसका एक बहुत नुकसान होता है। 30 से 40% तक इसका नुकसान देखा गया है। और अभी तो ये इनकी मात्रा फिर भी कम है। जैसे ही अब ये बादल का जो मौसम खत्म होके एकदम से जब सूरज आएगा या जब सनलाइट अच्छी होती है तो एकदम से इनका प्रजनन बढ़ के बहुत ज्यादा मात्रा में ये हो जाते हैं। तो इसका जो आपको देखना होगा, इसमें जो नियंत्रण है 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहले कोशिश करनी चाहिए जैविक नियंत्रण हो, तो उसके
उसके लिए आपको अपने खेत को घूम घूम के आप देखते रहिए। इस कीट की ये खासियत है कि ये बॉर्डर्स की तरफ से आता है, जैसे खेत में चारों तरफ से आएगा और फिर धीरे धीरे अंदर के पौधों को प्रभावित करता है। तो जहां जहां आप इन्फ्लोरेंस में देखते हैं कि बहुत ज्यादा कीटों का प्रकोप है, उनको पौधों को आप उखाड़ के नष्ट कर दें। और आप उसके लिए एक नीम की निमोली का सत्व जो हम रिकमेंड करते हैं, जिसमें 5% घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। बॉर्डर्स पे ज्यादा छिड़किए, या मोटा मोटा बात करें तो 1 लीटर नीम का जो निमोली का सत है, उसको करीब 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में अगर आप छिड़काव करते हैं, शुरुआती अवस्था में इसका नियंत्रण हो जाता है। अगर आपको देखना होगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे एक दर्शक जो है वो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रघुनाथ पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ रघुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, जानना है माहू कीट के लिए, सरसों में माहू कीट के लिए कैसे, क्या किस दवा, किस तरीके से रोकथाम करनी है? जी बिल्कुल जी, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने शुरू में बताया कि ये जो कीट है बहुत नुकसान करता है और हमेशा ही देखा गया है सरसों में। तो आपको पहले देखना होगा कि कितना प्रकोप है। शुरुआती अवस्था में ही अगर आप इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। इसके जो क्या हमने पहला बताया था कि जैविक नियंत्रण के लिए आप निमोली का जो नीम की निमोली का सत है, जिसको हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, उसका आप घोल बनाकर आप छिड़काव करते हैं। 1 लीटर मोटा मोटा लीजिए, 200 लीटर पानी में घोलिए और 1 एकड़ में अगर आप छिड़काव करते हैं तो शुरुआती अवस्था में अगर प्रकोप है तो इसका नियंत्रण होगा। इसका जो एडल्ट है वो उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, खेतों में चिपक जाता है। अगर आपने कोई पीले कपड़े पहने हैं तो जरूर चिपकेगा। तो ये आप इसको आप एक येलो स्टिकर, यानी कि हम सिंपल जो लोहे के बोर्ड्स हैं उसको आप पीला पोत कर थोड़ा सा इसमें तेल लगाकर अगर आप 2-4 जगह लगा देते हैं तो बहुत सारे कीट आपको इसमें चिपके हुए दिखाई देंगे। तो आगे प्रजनन करके इनकी संख्या आगे नहीं बढ़ती है। तो ये तो बात की हमने जैविक नियंत्रण की। आपको खेत में फिर घूमकर देखना है, अगर ऊपर के फूलों में 10 सेंटीमीटर की जो आपकी ऊपर का जो फूल है उसमें अगर 28 से 30 कीट अगर आपको नजर आते हैं, वो अवस्था है जहां आपको किसी न किसी रसायन पर जाना पड़ सकता है। तो ये चूसक कीट है और इसके लिए एक बहुत अच्छा कीटनाशक है इमिडाक्लोप्रिड, जिसको हम कहते हैं। इसकी आपको जो घोल बनाना है 3 लीटर पानी में, ध्यान से सुनिए, 1 मिलीलीटर मात्रा के दर से आपको घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। या मोटा मोटा बात करें तो 65 से 80 मिलीलीटर मात्रा करीब 200 लीटर पानी में घोलकर अगर आप 1 एकड़ में इमिडाक्लोप्रिड के छिड़काव कर देते हैं तो ये कीट का प्रकोप नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो 15 दिन में इसके आप छिड़काव एक और कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा छिड़काव इसमें करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ और भी रसायन है, जैसे आपका डाइमेथोएट है और इसके अलावा थायोमेथॉक्सेट है, इनमें से भी आप कोई चुन सकते हैं और इमिडाक्लोप्रिड भी एक बहुत अच्छा कीटनाशक है। बिल्कुल। तो यहाँ हमने रोगों की बात कर ली और साथ ही जो रघुनाथ जी आप हमारे साथ जुड़े थे और आपका भी जो सवाल था उसका समाधान यहाँ पे डॉक्टर कपिला ने दे दिया। उम्मीद करेंगे ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सरसों में समसमाई कार्यों की, और साथ ही हम ये भी जान रहे हैं कि किस तरह से सर्दियों के इस मौसम में आप संरक्षित फूलों की खेती कर सकते हैं। और ये तमाम जानकारियां देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपिला शेखावत, और साथ ही ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुप्ता। और हमारे साथ आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का, और जानते हैं कि किस तरीके से संरक्षित तरीके से फूलों की खेती की जा सकती है। डॉक्टर गुप्ता, अभी तो हमने आपसे जाना कि कौन कौन से जो फूल हैं जिनकी खेती की जा सकती है। अब क्षेत्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो हमारे मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के, वहाँ पर कौन कौन से फूलों का चयन जो हमारे किसान हैं वो कर सकते हैं, व्यावसायिक खेती अगर करना चाहें तो? जो मैदानी क्षेत्र है हमारे, जैसे उत्तरी भारत है या दक्षिणी भारत है, वहां पर हम मुख्य तौर पे संरक्षित खेती करते हैं गुलाब की, जरबेरा की जी। इन फूलों की, इनके दोनों के लिए आइडियल टेम्परेचर सर्दियों में पाया जाता है। और क्योंकि सर्दियों में कैसे फूलों को बचाया जाए उसके लिए हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो पॉली हाउस होते हैं खेतों में, उनके ऊपर डस्ट आ जाती है, धूल वगैरह आ जाती है, जिससे कि पॉली हाउस की जो सीट है उसकी लाइट की ट्रांसपेरेंसी जो है कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपने हीट अगर जनरेट ज्यादा करनी है तो आपको ऊपर से उन पॉली हाउस को बीच बीच में समय अनुसार कई बार तो बारिश होने से अपने आप साफ हो जाते हैं, और कई बार हमें खुद भी करना पड़ता है। तो हल्का सा साबुन का घोल किसी स्प्रे पंप में डाल के हम इसमें कर सकते हैं, जिससे लाइट ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल टेम्परेचर मैदानों में भी रात को 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि रात का टेम्परेचर हमें लगभग 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और दिन में टेम्परेचर हमारा 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए अगर बादल हैं तो जो साइड वेंट और टॉप वेंट है वो आपने नहीं खोलने हैं, उनको तभी खोलें जब आपकी धूप आ जाए। मुख्य तौर पे दिन में 11 बजे अगर मौसम साफ है, साफ होते ही साइड वेंट खोल दे और टॉप वेंट भी, जिससे कि और रात को जब समय 3 बजे का हो जाता है तो उस टाइम साइड वेंट जो होते हैं उनको आप फोल्ड करके नीचे उतार दें, जिससे कि जो गर्मी अंदर आई होती है वो ट्रैप हो जाती है। इसके अलावा बीच में कई बार हमें और अन्य समस्याओं का, जैसे कि टेम्परेचर कम होने से गुलाब में उनका रंग गाढ़ा हो जाता है, जो कि मार्केट में ज्यादा डिमांड में नहीं होता। उसको कैसे बचाया जाए, तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि उसके लिए हमें बीच बीच में जो फर्टिलाइजर है उनका पानी के द्वारा, जो फर्टिगेशन है उसके द्वारा उनको प्रॉपर मात्रा में दे, और बीच बीच में हमें फॉगर भी चलाएं, जिससे कि ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाए। और साथ में कई बार हमारे पास जैसे जैविक रसायन है, जैसे साइटोकाइनिन है या बीएपी है, उसका स्प्रे करें, तो उससे साइज भी बढ़ता है, कलर भी अच्छा आता है। अगर आपके ये गुणवत्ता ज्यादा होगी तब आपके फूलों की डिमांड और आपको प्राइस भी ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना सर्दियों में अत्यंत आवश्यक है। और बार बार दरवाजा न खोलें। अगर आपकी साइड सीट फट गई है तो उसमें आप किसी तरह से उसको पेस्ट करके ठीक कर दें, या कोई जाली एंटी इंसेक्ट नेट आपकी फट गई है तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करें। इसी के द्वारा अंदर कीड़े जाए जाते हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें जी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर अभिषेक जी झालावाड़ राजस्थान से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम। अभिषेक जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ हेलो मैडम। जी अभिषेक जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ये सरसों में मेरा मोइला लग रहा है, अतिझुलसा रोग होगा, इसका उपचार बताइए। बिल्कुल, डॉक्टर कपिला। मोइला जो है ये चेम्पे का ही, चेम्पा जिसकी एफिड की हम बात कर रहे थे, माहू जिसकी बात कर रहे थे, उसी का ही एक लोकल नाम है। राजस्थान में इसको मोइला के नाम से भी बताया जाता है। तो हम पहले भी आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की। अभी जब आपके फूल से जब फली बनने की परिस्थिति है, उस समय अगर इस कीट का प्रकोप है तो आपकी फसल में भारी नुकसान होगा। आप शुरुआती अवस्था में ही इसका नियंत्रण शुरू करें, और इसके लिए
कम अगर इसका प्रकोप है तो आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आप किसी जैविक उपचार पे जाएं, जैसे जिसके अंदर नीम की निबोली का सत है, इवन यूकलिप्टस या सफेदा जिसे हम कहते हैं, उसकी पत्तियों में भी आपने देखा होगा एक तेज खुशबू आती है, उसका भी अगर आप सत बना के, घोल बना के अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो ये कीट का नियंत्रण होता है। स्प्रे जब भी आप करें, अगर खास तौर पे अगर आप कीटनाशक की बात करें, तो जैसे हमने बताया कि आपको मतलब 28 से 30 कीट अगर आपको ऊपर के 10 सेंटीमीटर फूल के ऊपर अगर आपको दिखाई देते हैं, तो यानी कि प्रकोप ज्यादा है, उस समय आपको किसी रासायनिक विकल्प पर जाना होगा, जिसमें से हमने कई कीटनाशकों की बात की, जिसके अंदर हमने इमिडाक्लोप्रिड की बात की, जिसकी आपको मात्रा बताई गई है 65 से 80 मिलीलीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा डाइमेथोएट है और थायोमेथाक्सम एक है, उसके अलावा ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल, इन तीनों में से आपको जो भी कीटनाशक उपलब्ध हो, क्योंकि ये सभी चूसक कीटों के लिए है, और माहू या मोइला जो आपने जो बताया वो भी एक चूसक कीट ही है। इसकी करीब आप 1 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करते हैं, 2 छिड़काव ज़्यादातर इसके पर्याप्त होते हैं। एक अभी कर दीजिए अगर आपको खेत में प्रकोप दिखाई देता है, और अगला 15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करने से इसका नियंत्रण संभव है। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर राम कुमार जी बिहार से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो हेलो जी मैडम। राम कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सरसों में मैंने पानी पटाया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सरसों में मैंने पानी पटाया हूँ जी, तो वाइट होके गल के पौधा गिर जाता है, मतलब जमीन पे लेट जाता है। जी बिल्कुल, तो ये क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए वैसे तो देखने पे ज़्यादा समझ में आता, जहाँ तक आपकी समस्या जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जो सिंचित क्षेत्र हैं उसमें एक बीमारी आजकल तनागलन कहते हैं, और सिंचित क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा सरसों में देखी गई है, ये है। और अगर आप इसमें क्या होता है, जहाँ से कॉलर जिसको हम बोलते हैं, शुरुआत में से ही मतलब ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर आप देखेंगे, पानी देते ही जो एक सफ़ेद सा एक आपको दिखाई देगा और पौधे वहाँ से गिर जाते हैं। अगर आप उन पौधों को उखाड़ के उनके तनों को खोलेंगे तो उसमें उड़द के दाने के आकार के आपको सिस्ट दिखाई देंगी, ये तनागलन की खास निशानी है। तो ये जो है ये जहाँ बहुत ज़्यादा सिंचित क्षेत्र हैं उसमें देखा गया है, और इसका कोई एक इलाज नहीं है, आपको एक सामयिक रोग प्रबंधन करना होगा जिसके अंदर बीज उपचार है। तो बीज उपचार में आपको शुरुआत से ही ध्यान रखना होगा कि 2 ग्राम कार्बेंडाजिम जो एक आपका बीज उपचार के लिए जो फफूंदनाशक है, प्रति किलोग्राम मात्रा की दर से आप इसको उपचारित करें। और इसके जो है वो मिट्टी के अंदर भी इसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, ऊसिस्ट जिसको हम कहते हैं। तो जब भी गर्मियां हो, यानी कि मई जून में जब बहुत ज़्यादा तापमान हो, उस समय गहरी जुताई करें, और मिट्टी को पलटने से इसके जो जीवाणु भूमि में है वो मर जाते हैं। बीज उपचार भी आप करें। दूसरा, जब आपको ये एक इसका प्रिकॉशनरी स्प्रे हम करते हैं, इस समय जब क्योंकि आपको ये दिखाई दिया है, इस समय इसका नियंत्रण संभव थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो 50 दिन पे और 70 दिन पे जब आपकी फसल हो, उस समय आप 0.2% का कार्बेंडाजिम का घोल एक प्रिकॉशनरी या एक सावधानी के रूप में आप 2 छिड़काव करें तो आपका इसके अंदर नहीं होगा। और अगर लगातार आपके खेत में ये बीमारी आती है तो 1-2 बार के बाद में आप, मैं कहूँगी कि फसल चक्र भी अपनाएं। जिस जगह पर आपने सरसों लगाई है उस जगह पर आप गेहूँ या चना या कोई और फसल 1-2 साल के लिए लेंगे, तभी भी इस बीमारी का जो साइकिल है वो ब्रेक होता है, और आगे आने वाले समय में ये बीमारी का आपको कम प्रकोप मिलेगा। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखिए। फिलहाल जो है बहुत कुछ इस बीमारी के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कार्बेंडाजिम का 0.2% घोल अगर आप छिड़काव करते हैं तो आगे और ये बीमारी नहीं फैलेगी। बिल्कुल, तो कौन कौन से समसामयिक कार्य आपने इस वक्त खेतों में करने हैं, और इसके साथ ही किस तरह से आपने संरक्षित खेती करनी है फूलों की सर्दियों के इस मौसम में, आज इन दोनों ही विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर्दियों के इस मौसम में कब फूलों की संरक्षित खेती की शुरुआत की जाए, और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है? हमारे पास कई ऑप्शन है। अगर फूलों की खेती कोई भी किसान भाई पॉली हाउस में करता है, क्योंकि इसमें पर यूनिट एरिया खर्च ज्यादा आता है, तो हर क्रॉप को फूलों की खेती को नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको कहा कि किसान भाइयों, आप गुलाब, कार्नेशन, गुलदाउदी, लिलियम, क्राइसैंथेमम इत्यादि ऐसी फसलें हैं
जो पर यूनिट एरिया बहुत ही लाभ देती है। हम इसकी जगह केवल गेंदे की खेती नहीं कर सकते पॉली हाउस में, तो इसलिए आपको पहले फसलों का चुनाव करने में अपने वैज्ञानिक सलाह ले लेनी चाहिए। उसके बाद पॉली हाउस का साइज क्या हो। पॉली हाउस का साइज अगर 4 आदमियों का परिवार है लगभग 500 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, और शहर से कितनी दूर है, रोड से कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, पानी की प्रचुर मात्रा वहां होनी चाहिए, और धूप जो है दिन में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है तो आप पॉली हाउस का निर्माण करते हैं। आजकल सरकारी रूप में भी कई तरह से जो अनुदान दिए जा रहे हैं और जो किसान भाई इसका फायदा भी उठा रहे हैं। साथ साथ में अब हमें देखना है कि अगर हमें मैदानी क्षेत्रों में फूलों की पॉली हाउस में खेती करनी है तो गुलाब है, जरबेरा है, गुलदाउदी है। तो अगर आपका अब गुलदाउदी का समय अब निकल गया है, ऑफ सीजन अगर आपने लेनी है बेमौसमी, तो उसके लिए आपको पौध तैयार करके लगानी है। ऐसा ही जरबेरा है जिसको डेजी कहा जाता है, और जो कि प्रतिदिन एक पौधा एक एक फूल जरूर देता है। तो आप इसके लिए किसान भाइयों आपको आमतौर पे लाल रंग की वैरायटियां जिनकी मार्केट में डिमांड होती है, चाहे गुलाब है चाहे जरबेरा है। फिर उसके बाद पीले रंग की वैरायटियों की डिमांड होती है, सफेद रंग की वैरायटियों की डिमांड होती है, क्योंकि फ्लोरिकल्चर जो है एक फैशन इंडस्ट्री की तरह लोग इसको पसंद करते हैं। हमारे पास नए पुष्प होने चाहिए, नई वैरायटी होनी चाहिए, और उसमें भी कई बार कि ऑफ सीजन कब आपको फूल मिले। अब जैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है, उस दिन दुनिया भर में गुलाब की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 200 से 300 रुपए की एक डंडी बिकती है। ऐसे ही हमारे देश में भी देखा गया पिछले कुछ वर्षों में कि इस दिन जो है विशेषकर बहुत ही डिमांड होती है। हमें क्रॉप का जो सेटिंग है इस तरह से करनी है कि कब वो वैलेंटाइन डे के दिन हमारी फ्लोरिंग में आए, या मदर्स डे है, फादर्स डे है, या क्रिसमस डे है, उनके साथ अपने को कनेक्ट करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल कुमार जी मथुरा से। आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो, नमस्ते अनिल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी मैम, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए अनिल जी कृपया करके, और आप तब अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल कीजिए। मैम, मैंने रजनीगंधा की खेती कर रखी है 2 साल से। ठीक है। तो वो रजनीगंधा बिल्कुल पीला पड़ गया है, तो इसके लिए कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे मेरी वो फसल सही हो सके। बिल्कुल। मैंने यहाँ किसी विभाग में भी जानकारी की थी, डॉक्टर ब्रजमोहन जी हैं जी, मैंने उनके पास फोटो भी भेजे थे व्हाट्सएप से, लेकिन उन्होंने अभी तो कोई इसका रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। और आपके चैनल का मैं कम से कम 6 महीने से नंबर ट्राई कर रहा हूँ मैम, आज पहली बार फोन मिला है मेरा। चलिए, और हम पूरी उम्मीद करेंगे अगली बार भी अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आए तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका सवाल कार्यक्रम में शामिल करने की। फिलहाल अभी जो आपका प्रश्न है इसके संबंध में हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, 2 साल से ले रखा है रजनीगंधा, पीला पड़ रहा है, क्या कारण हो सकता है? रजनीगंधा जिसको आमतौर पे ट्यूबरोज कहते हैं, जो हमारा मथुरा इलाका है, हाथरस है या मेरठ है, वो आजकल के दिनों में होता है। क्योंकि ये आमतौर पे ऐसा देखा गया कि ये लोग एक बार इस फसल को लगाते हैं और बार बार इसकी पुष्प लेते हैं। पीला होने का कारण ये है कि आजकल एक तो टेम्परेचर डाउन हुआ है जी, दूसरा उसको जो है उन्होंने पर्याप्त मात्रा में खाद जो है उपलब्ध नहीं कराई है। अगर हम इसमें किसी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का स्प्रे कर दे, जैसे 1 ग्राम यूरिया का स्प्रे, जैसे 100 ग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में डाल दे तो इसका स्प्रे करे तो आपको ये समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ साथ में इसमें जैसे सरसों में तेला या महू या जो भी कीड़ा फीड आता है वो इसमें आजकल आ जाता है सर्दियों में भी। तो इसके साथ आप भी इसका जो सरसों में स्प्रे बताया है इमिडाक्लोरोपिड का 1 ml 3 लीटर पानी में स्प्रे करें तो उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। चौथी बात ऐसी होती है कि इसमें आमतौर पे सूत्रकृमि जिसको निमेटोड कहते हैं वो मिट्टी में आ जाता है जहां भी ट्यूबरोज लगता है। बिल्कुल। तो इसको दूर करने के लिए केवल हम प्राकृतिक रूप से अगर हम इसके बीच बीच में गेंदे के पौधे लगा देते हैं जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, तो उससे भी वो कीड़ा
जो सूत्रकृमि है वो अपने आप में नेचुरल वे में मर जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके पौधे में, जड़ों में ताकत होती है उनको मारने की। बिल्कुल, तो अनिल कुमार जी, हम उम्मीद करेंगे जो डॉक्टर गुप्ता ने आपको जानकारियां दी हैं वो आपके जरूर काम आएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं सरसों में समसमाय कार्यों की, और साथ ही बात हो रही है कि सर्दियों के इस मौसम में किस तरह से आप फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे टोल फ्री नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जो कि हैं 1800-11-306 और 61। आप इन पर फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं और साथ ही विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर कपिला, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमने बात कर ली कीटों के बारे में, और अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, पाला भी जो है वो खेतों में पड़ता है, तो पाले की इस समस्या से किस तरह किससे निवारण कर सकते हैं हमारे किसान? हाँ, इसमें देखिए ज्योत्सना जी, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पाला पड़ता कैसे है। तो आजकल मौसम पूर्वानुमान के बारे में सभी लोग जानते हैं, और उनका पूर्वानुमान रहता भी है कि भाई पाला पड़ने की संभावना है। ज़्यादातर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए आसमान साफ है, बादल नहीं है, और शाम को 3 बजे के बाद जब एकदम ठंड होने लगती है तो उस समय संभावना रहती है कि रात को पाला पड़ेगा। कई बातों पर निर्भर करता है कि पाले से कितना नुकसान होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फसल की अवस्था कौन सी है, और जो पाला या जो 0 डिग्री टेम्परेचर हम बोलते हैं, शून्य जो तापमान है, वो कितने समय तक रहता है। तो जो अगर आपकी वनस्पतिक अवस्था है उसमें बहुत अधिक नुकसान नहीं होता, लेकिन अभी जो अवस्था है जहाँ पे आपके फूल से आपका जो फली है बनने लगी है, और फली में जो आपका कच्चा दाना है जी, तो उसमें अगर पाला पड़ता है तो बहुत नुकसान करता है। इसके लक्षण भी आप सब लोगों ने कभी खेत में देखे होंगे कि जो ऊपर का जो आपका टॉप है वो बिल्कुल झुक जाता है, और आप फली खोल कर देखेंगे तो दाना सफ़ेद रह जाता है, उसमें स्पंज के जैसा कुछ बन जाता है। तो ये सब लक्षण है। तो पहले बात तो ये है कि आप पूर्वानुमान के अनुसार उसका मूल्यांकन करके देखिए किस अवस्था में है, कितना नुकसान हो सकता है। जब भी आपको पाले की संभावना लगे, आप अपने खेत में एक हल्की सिंचाई दे दें, बहुत हल्की, बहुत ज़्यादा पानी ना भरें, और अगर संभव हो तो फव्वारे के द्वारा सिंचाई अगर आप दे सकें तो और भी अच्छा है।
पानी जहाँ जहाँ तक रहेगा वो आपका एक मॉडरेशन का काम करता है, तापमान को ना बहुत कम होने देता है ना बहुत ज़्यादा होने देता, ये है। और उसके अलावा आप जहाँ संभव हो कुछ ब्लोअर्स वगैरह भी लगाते हैं, और कोशिश ये करिए कि जहाँ पे भी पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ थोड़ा सा भी हिली एरियाज़ है, वहाँ पे वैली या नीचे का जो क्षेत्र है उसमें सरसों की बुआई ना करें, क्योंकि ज़्यादातर हर वर्ष ही वहाँ पर पाले की जो है वो उसके कारण नुकसान देखा गया है। तो डॉक्टर कपिला, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। सत्यनारायण जी इस वक्त राजस्थान से, आइए उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हाँ हेलो जी सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, ये सरसों के पौधे सूख रहे हैं और ये पाले से बचाव के उपचार। बिल्कुल, हम इसी विषय पर जो है वो बात कर रहे हैं। और अब आप, क्योंकि डॉक्टर कपिला इसी के ऊपर जानकारी दे रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लगातार कार्यक्रम को देखते रहें और तमाम जानकारियां हासिल करें। डॉक्टर कपिला जी, और मतलब हम बात कर रहे थे कि पूर्वानुमान जैसा भी है, इस बार भी तापमान जो है काफ़ी कम रहने की भी संभावना है, और अगले एक हफ्ते तक भी जो पूर्वानुमान है वो बता रहे हैं कि मैदानी क्षेत्रों में पाला पड़ने की संभावना है। तो पौधे सूखने का कारण ठंड में देखिए बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ या वृद्धि तो नहीं होती है, और ये आपका सही समय पर जब अगर आपकी बुआई है तो नॉर्मली अभी जो है आपका सीड बन चुका है, उसमें पाले का नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप अपने खेत में एक हल्की सिंचाई कर दें, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, फव्वारे के माध्यम से ही पानी का जो है आप छिड़काव करें, और वो एक हो सकता है एक विकल्प। अगर आपके पास ब्लोअर्स या विंड हम जिसको कहते हैं, जिससे कि आपकी जो ठंडी हवा है वो विस्थापित हो सके, इस तरह का अगर कोई विकल्प है आपका तो कर सकते हैं। उसके अलावा एक DSMO का घोल भी आप बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और ये सब स्थिति क्लियर हो जाने के बाद, मान लीजिए तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, मौसम साफ हो जाता है, तो आपको कुछ और भी विकल्प हो सकते हैं। उसके अलावा पौधे को आपको मजबूत रखना है, तो जो हम जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं, उसके अलावा जो एक आपके जो सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व है जिसके अंदर सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सल्फर का अगर आप खेत में ध्यान रखेंगे, और 2 पोषक तत्व है पोटेशियम और फास्फोरस, ये अगर पर्याप्त मात्रा में आपने शुरुआत में दिया है या इनका बाद में भी आप इस समय भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये अगर करते हैं तो पाले से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। तो इन 3-4 बातों को आप ध्यान रखेंगे तो पाले से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी आपने तमाम जानकारियां हासिल की कि पाला क्यों पड़ता है और किस तरह से आप अपनी सरसों की फसल का बचाव कर सकते हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, जो हमारे किसान संरक्षित खेती करना चाहते हैं, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें ये बताएं कि पॉली हाउस में या फिर शेड नेट में या फिर ग्लास हाउस में अगर वो खेती करते हैं संरक्षित तरीके से फूलों की, तो कितना तापमान जो है वो अंदर उनको बना के रखना है, किस तरीके का अंदर का जो माहौल है वो होना चाहिए फूलों के लिए? ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक लाभदायक प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पे सर्दियों में फूलों की खेती में पॉली हाउस में जो प्रॉब्लम आती है वो तापमान का वो मेंटेन करना जी। आमतौर पे 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर रहता है एवरेज, तो उसपे फूलों की जो क्वालिटी होती है, जैसे रंग का पनपना, कलर बहुत ही अच्छे होते हैं, ब्राइट होते हैं, स्टेम लेंथ ज्यादा होती है, फ्लावर पेटल्स ज्यादा होते हैं, जो पुष्प दल होते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए किसान भाइयों को एक तो प्रॉपर जो फर्टिलाइजर है उनका एप्लीकेशन देना टाइम से। दूसरा कि जैसे मैंने आपको कहा कि समय समय अनुसार अगर बादल है तो दरवाजे को बार बार ना खोले, पॉली हाउस के जो शटर है, और उनके साइड वेंट भी बंद रखे और टॉप वेंट भी बंद रखे। और अंदर जो है कई बार ज्यादा टेम्परेचर डाउन होने से पौधे को कई बार इससे इंजरीज हो जाती है, उसको दूर करने के लिए कई बार हम आर्टिफिशियल लाइट भी जलाते हैं, शाम को 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, इतना हमें करना पड़ता है। तो इससे तापक्रम भी ठीक हो जाता है, पौधों को लाइट की प्रचुर मात्रा भी मिल जाती है। मैदानी इलाकों में आजकल पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि वातावरण के प्रदूषण के कारण से लाइट की जो अवेलेबिलिटी है कम हो गई है। तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल लाइट अगर हमें चलाना पड़े, 100-100, 200 वाट के बल्ब जो है, और आजकल कई LED लाइट्स भी आई है, जो किसान भाइयों को, जो हमारे उद्यान विभाग है या कृषि विभाग है या इसमें अंशदान पे मिल रही है, उनको जरूर लगाएं। और साथ साथ में ऐसी वैरायटी लगाएं जो कि कोल्ड रेजिस्टेंट भी हो, जो एकदम मरे ना। इसलिए हमें इन सारी चीजों का विषय विशेषज्ञ होते
उनके साथ जुड़ना जरूरी है जी। अगर आप इस चीज को कर पाते हैं तो, क्योंकि मैदानी इलाकों के जो पुष्प होते हैं जनवरी फरवरी मार्च तक ही चलते हैं, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों के पुष्प आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैदानों का टेम्परेचर जो है दिन में 30 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब आपको पौधे जो है रेस्टिंग पीरियड में ले जाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और आगे भी कार्यक्रम में जो है वो चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं सरसों में करने वाले समसमाय कार्यों की, और साथ ही बात हो रही है किस तरह से सर्दियों के इस मौसम में आप फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। आइए रुक करते हैं डॉक्टर कपिला का। डॉक्टर कपिला, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरसों के उत्पादन को ज्यादा बढ़ाने के लिए किसानों को कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? ज्योत्सना जी, शुरू से ही सभी बातों का ध्यान रखना होगा, बीज उपचार से लेके पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई, ये सब। लेकिन अभी इस समय जैसा हम शुरू से बात कर रहे थे, आपको रोग और कीटों से अपनी फसल को बचाना है। जहां तक उत्पादन की बात है, और चूंकि ये एक तिलहन फसल है, तिलहन फसल के लिए सल्फर बहुत ही आवश्यक एक पोषक तत्व है। तो इस समय जहां आपकी फली में दाना भर रहा है, उस समय एक रसायन है जिसको हम थायो यूरिया कहते हैं। तो थायो यूरिया का 0.1% घोल, यानी करीब 500 ग्राम मात्रा थायो यूरिया की 500 से 600 लीटर पानी में घोल के अगर आप 1 हेक्टेयर में छिड़काव करते हैं तो पोषक तत्वों की कमी भी पूरी होती है और तेल की मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही साथ ये जो थायो यूरिया है, ये आपको पाले से जो होने वाला नुकसान है उसको भी कम करता है। तो एक प्रश्न भी था पाले के लिए अभी क्या करें, तो उसमें जैसे हमने बताया था कि दाना भरते समय सबसे अधिक नुकसान होता है। तो अगर आप किसी वृद्धि नियामक, जिसको जो जैसे हम जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं या नेफ्थलिक जो एसिटिक एसिड है, इनमें से अगर आप किसी वृद्धि नियामक का अगर आप छिड़काव करते हैं तो हमारी फूल आने की जो स्थिति है वो लंबी हो जाती है, उसमें देरी हो जाती है और उसके बाद आपकी फली बनेगी, तब भी आपको पाले से नुकसान को आप बचा सकते हैं। सभी समसामयिक क्रियाओं का ध्यान रखें, रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन, पाले से बचाव और थायो यूरिया का स्प्रे। तो इन सब का अगर आप एक कंबाइंड मैनेजमेंट इस स्टेज पर भी करते हैं तो उपज के साथ साथ आपकी तेल की वृद्धि में भी, तेल की मात्रा में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए शामिल करते हैं हमारा अगले कॉलर जो है रविंद्र कुमार जी, हिमाचल प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर मंडी से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार रविंद्र जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं डॉक्टर वाईसी गुप्ता से मेरा सवाल है। मैं कारनेशन की खेती करता हूँ मैडम जी।
तो आजकल हमारा जो कार्नेशन का जो प्लांट है उसकी जो लीव्स है वो टिप बर्निंग बहुत ज्यादा कर रही है मैडम जी। हाँ जी, तो इसका कोई समाधान चाह रहा था जी मैं। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता हिमाचल प्रदेश से ही हमारे कॉलर हैं रविंद्र जी, और कार्नेशन की खेती करते हैं और काफी जो उनका पौधा है वो झुलस रहा है बता रहे, क्या बताना चाहेंगे? जो आजकल जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि फार्मर जो है कई ऐसी जो जो हमारे स्प्रे पंप होते हैं उसमें उन्होंने दवाई भी स्प्रे की होती है, वीडीसाइड वगैरह, कई बार गलती से वो भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जो हमारे जो टिप पे बर्निंग आ रही है उसमें टॉक्सिसिटी होने से कहीं हमने कोई ना कोई मात्रा ज्यादा दे दी है किसी भी तत्व की, उसको दूर करने के लिए हमें चाहिए कि आप साइटोकाइनिन का स्प्रे करें, जो वृद्धि नियामक है जिसको ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। तो ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे पास बेबिस्टिन दवाई है जिसको फंजीसाइड बोलते हैं, फफूंदनाशक, उसमें भी साइटोकाइनिन पाया जाता है। तो 1.5 ग्राम का जो है 1 लीटर पानी में डाल के आप उसका स्प्रे करें पौधों में, कार्नेशन में, तो आपको इस समस्या से निदान मिलेगा। और साथ साथ में जो गर्मियों में बीमारी आती है वो भी आपके धीरे धीरे सर्दियों में उनका इनोकुलम कम हो जाता है और तो आपकी और भी फसल अच्छी होगी। बिल्कुल। और डॉक्टर गुप्ता इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहूँगी, हमारे किसान इतनी मेहनत से अगर फूलों की खेती करेंगे तो बाजार तक किस तरह से उसे ले जा सकते हैं? अगर हमारे कोई पहाड़ी क्षेत्र के हमारे कोई किसान है जो कि फूलों की खेती कर रहे हैं या फिर मैदानी इलाकों के हैं और कोई दूसरे बाजार में अपनी बिकवाली करना चाहते हैं फूलों की, मार्केटिंग कैसे करें, उसकी पैकेजिंग कैसे करें? मार्केटिंग का जो विशेषकर जो जैसे ये किसानों के खेतों से स्टार्ट होती है कि आप सही समय पे फूलों की कटाई करें। जैसे कार्नेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप शाम के समय या सुबह सूर्य उदय होने से पहले करें और काटते ही उनको पानी की बाल्टी में रख दें जिससे कि वो पानी के अंदर उनकी डंडी रहे। ऐसे ही गुलाब का है, जब ये पुष्प आप काट देते हैं तो उनको पैकिंग एंड ग्रेडिंग हॉल पे ले आए और उसमें उनको उनकी स्टेम लेंथ के आधार पे उनकी ग्रेडिंग करें। जैसे 45 सेंटीमीटर का जो है सी ग्रेड, 60 सेंटीमीटर का बी ग्रेड और 90 सेंटीमीटर है उससे ऊपर सी ए ग्रेड। जब ये एक उनके पैकिंग करने के लिए आप 20 डंडिया जो है एक पैकेट में बनाएं और उसको अच्छे ढंग से कार्डबोर्ड बॉक्स की जो कतरन होती है उसमें पैक करके फिर डब्बों में भर देते हैं। तो आमतौर पे जैसे मैंने हिमाचल में जो किसान भाई का प्रश्न था, वो लोग क्या करते हैं, उनके खेतों में जाके देखा है कि यहाँ रात को बसें दिल्ली के लिए जाती है और उसमें उन डब्बों को रख के जो भी दिल्ली में जो फूलों के आड़ती हैं वो उनको वहां से ले जाते हैं। लेकिन साइंटिफिक ढंग से इसमें आमतौर पे किसान भाइयों को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या पीडा या स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी जो रेफ्रिजरेटेड वैनों के लिए कम ऋण पे कम उसमें इंटरेस्ट पे ऋण दे रही है। अगर 10-15 फार्मर मिलके कोई रेफ्रिजरेटेड वैन ले ले तो आपको इस समस्या के लिए सदा के लिए निदान हो जाएगा। क्योंकि रेफ्रिजरेशन से जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो का तापक्रम आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि आमतौर पे जब आप गाड़ियों में भेजते हैं तो उसमें और सामान भी रखा होता है जिससे फूलों के खराब होने के चांसेस 100% होते हैं। तो इसलिए आप रेफ्रिजरेटेड वैन का चुनाव करें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर कपिला आपसे भी मैं जानना चाहूंगी संक्षेप में कि और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो कि समसामयिक कार्यों के दौरान हमारे किसानों को ध्यान में रखनी है? बिल्कुल, शुरू से ही हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही बता रहे हैं, आप खेत में घूमते रहिए, आपकी जो भी समस्या हो, जैसे अगर आपको कोई फफूंद जनित बीमारी दिखती है जिसके अंदर सफ़ेद रतुआ एक बीमारी है, उसके अलावा काला धब्बा, तो उन सबको भी आपको देखना है और पौधे बहुत घने ना हो और बीमारियों से अगर और कीटों से बचाना है तो जो आपकी पोषक तत्व की संस्तुतित मात्रा है आप उतना ही प्रयोग करें। देखा गया है कि किसान भाई नाइट्रोजन की मात्रा या यूरिया के लिए बहुत ही ज्यादा होता है उनका कि थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए, तो अगर उसको देने से पौधे हरे होते हैं तो वो बीमारी और कीड़ों को भी बहुत आकर्षित करते हैं। तो जितनी भी संस्तुतित मात्रा है उतना पोषक तत्व दें, समय पर सिंचाई करें, कीटों को समय से पहचान कर आप उनका नियंत्रण करें। कोशिश करिए कि जैविक नियंत्रण अगर कोई विकल्प हो तो उसके ऊपर ज्यादा जाइए, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो रासायनिक नियंत्रण पर जा सकता है। शुरू से ही आप ध्यान रखें। उसके अलावा थायो यूरिया जो है हमने वो एक महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इन सब का आप
आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे करके ये सभी चीज़ें मिलकर आपके उत्पादन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर कपिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने ही इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, हमने अपने आज के कार्यक्रम में आपको बताया कि सरसों में कौन कौन से समसमाय कार्य आपने करने हैं और साथ ही किस तरह से आपने सर्दियों के मौसम में फूलों की संरक्षित खेती करनी है। हमारे अगले कार्यक्रम का विषय भी आइए आपको जल्द से बता दें। हमारा अगला विषय रहने वाला है अंगूर की खेती में समसमाय कार्य और गेहूं फसल में रोग प्रबंधन। दोनों ही विषयों के संबंध में अगर पहले से ही आप अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं और हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी अपने प्रश्न आप हमें लिख सकते हैं। और दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर जैसे कि आप सभी जानते हैं 1800113060, यहाँ भी अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।